नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। आर ओ यारो की इस बैच में हम लोगों ने क्या बैच स्टार्ट किया था? जियोग्राफी। अगर मैं आपसे बात करूं आर ओ एंड ए आर ओ को लेकर के, ठीक। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। कल से हम लोगों ने समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अपना एक बैच स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग सबसे पहले जियोग्राफी को स्टार्ट किए हैं। ये क्लास डेली आपको 8 PM पर प्रोवाइड की जाती है। ये क्लास अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, जिसका लिंक एंड PDF ये हमारे टेलीग्राम चैनल @परम अखिल क्लासेस पे अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे आपको PYQ का MCQs भी मिलता है, GS और हिंदी का। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। क्लियर? चूँकि ज्योग्राफी से हम लोग इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि एक मैक्सिमम हिस्सा हमारा ज्योग्राफी का कवर करता है। लगभग 20 से 22 प्रश्न हमें हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बिना देरी के हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए, जहाँ पर हमने भारत को थोड़ा सा ब्रीफ किया था, जहाँ सामान्य परिचय और भारत का जो भूगर्भिक संरचना है इसके बारे में हम लोगों ने मेंशन किया है। आज हम लोग भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसका एक बार अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे भारत के भौतिक प्रदेश में किन किन चीज़ों को हम पढ़ते एवं कवर करते हैं। क्लियर? देखिएगा, ऑलरेडी मैंने पहले ही थोड़ा सा लिख दिया है जिससे कि आपको समझ सिर्फ मैं ब्रीफ कर सकूं। क्लियर? मैं पेन चेंज करके मैं चेंज कर दूंगा और आप ओवरऑल सिर्फ मेरे पेन के कर्सर को देखिएगा। क्लियर? ये पेन रहा मेरा। ओके, देखिए, जब भी हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की मेंशन करते हैं या उल्लेख करते हैं तो इसका कहने का सेंस है कि जैसे ये मैंने ओवरऑल भारत बना रखा है। ये अभी आप देख रहे होंगे, ये वाला रीजन क्या मैंने भारत को बना रखा है। बगल वाले में आप देखिएगा, चूँकि एक्चुअली में हुआ ये कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था और मेन टाइम पे सर्वर ऑफ हो गया, इसीलिए क्लास पूरी हो नहीं पाई। मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये भारत है। भारत में अगर इस रीजन को आप देखेंगे तो ये वाला पहला रीजन है जिसे हम हिमालयन रीजन के नाम से जानते हैं, उत्तर का पर्वतीय मैदान कहते हैं। कहने का मेरा सेंस कि भारत का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उन भारत के अध्ययन को हम किस प्रकार से करें कि जिससे हम सुचारू रूप से भारत को समझ पाएँ। क्लियर? चूँकि भारत एक विविधता वाला देश है तो यहाँ पर जियोग्राफी के लेवल पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने अपने भारत को कुछ प्रादेशिक प्रदेशों में बांट के रखा है और उन प्रादेशिक प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तौर पर आप देखेंगे ये वाला तो उत्तर का हिमालय वाला रीजन है। देन ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। इसी के बाद में हम ये मरुस्थल, थार का मरुस्थल वाला देखते हैं। देन फिर इसी के बाद में हम ये पश्चिमी घाट या जो हमारा कोस्टल एरिया है वो देखते हैं। इसी के साथ में ये हमारा ये वाला रीजन जो कि एक तरीके से अंडमान निकोबार या द्वीप समूह वाला रीजन है, इसे हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम अपने भारत को 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं भारत को लेकर के तो भारत का जो भौतिक लक्षण है वो किस में बांटा गया है? एक तो प्रायद्वीपीय खंड है, हिमालय व अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर? ये आपको पता चल गया। भारत का अगर मैं कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 11% भाग हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, 18% पहाड़ी और 20% पठारी रीजन है। वहीं पे 43% के एन अप्रॉक्स पे हमें हमारा गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र या नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों को हम देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है वो कौन कौन सा है। तो उत्तर का एवं उत्तर पूर्वी का पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और आपके साथ ही में द्वीप समूह। इन 6 को मिला करके हम पूरा भारत का अध्ययन कर लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
वहीं पे अगर मैं बात करूं कि हमारी हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का निर्माण कैसे हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यानी अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया था कि आपको पता है कि ये वाला रीजन जो मैंने ये कर्सर आप देख रहे हैं, ये हम मानते हैं कि पैंथालसा पेंजिया था, और इसके बाहर वाला वातावरण कौन सा है, वो पैंथालसा था। ताप एवं दाब के कारण ये दो भागों में टूट गया। टूटने पर एक भाग जो ऊपर वाला बना वो हम अंगारा लैंड बोले, और जो नीचे वाला भाग बना इसको हमने गोंडवाना लैंड बोला। साथ ही में जो बीच वाला क्षेत्र था, इसमें जो पैंथालसा था उसका जल भरा, और जल भरने से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। क्लियर। आगे चल कर के फिर इसमें ताप और दाब लगा, और फिर से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड कई छोटे छोटे भूखंडों में या बड़े बड़े भूखंडों में टूट गया या विभाजित हो गया। और जिन भूखंडों में ये टूटा, उन भूखंडों को आज हम किसके तौर पर जानते हैं, महाद्वीप के तौर पर जानते हैं। और टेथिस सागर के अलग होने से, या मैं यूँ कहूँ जहाँ जहाँ पे ये विखंडित हुआ, उन विखंडन वाले रीजन्स में, क्षेत्रों में टेथिस सागर के जल का प्रवेश हो गया, और प्रवेश होने से उन्हें आज हम महासागर के तौर पर जानते हैं। जब अंगारा लैंड कई भागों में टूटा तो इससे क्या बना, इससे उत्तरी अमेरिका बना, इससे पूरा का पूरा यूरोप बना, और आपका यूरेशियन वाला भाग बना। दक्षिण वाला पठार जब गोंडवाना लैंड दक्षिण वाला भाग टूटा तो दक्षिणी अमेरिका बना, साउथ अफ्रीका बना, यानी पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप बना। एशिया का नीचे वाला जो पार्ट है, भारत का दक्षिण वाला भाग है, यानी जिसे हम दक्षिण पठार या प्रायद्वीप पे पठार जानते हैं, वो भी हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो हम यूँ कहें तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आज प्रेजेंट टाइम पे आप जो भी महाद्वीप देखते हैं वो उन्हीं के साक्षी हैं। साथ ही में जो आप अटलांटिक महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर देखते हैं, हिंद महासागर देखते हैं, ये सब के सब टेथिस सागर के अवशेष है। अवशेष का मतलब है कि इन्हीं से उनका निर्माण हुआ है। जहाँ जहाँ विखंडन हुआ है वहीं वहीं पे इन सारे क्षेत्रों में जल का प्रवेश होने से विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आज आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो ये दो प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट। देखिए अभी तक हम लोगों ने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को देख लिया। अब देखिए आपको पता है कि जो महाद्वीप है इसे हम प्लेट बोलते हैं। जब हम अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में और हम डेप्थ पे जाके इसे समझने की कोशिश करेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि जो प्लेटें टूटी हैं उन प्लेटों में मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके नीचे वाला पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है और ये ऊपर फ्लोट करती है, तैरती हैं। तो जब कोई सॉलिड मटेरियल है वो अगर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो एक टाइम के बाद वो एक दूसरे से टकराती हैं। तो टकराने में होता क्या है, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, कुछ ऐसे समझिए, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दोनों प्लेट टकरा रही हैं। तो इसमें से जो मजबूत प्लेट होगा वो दूसरे वाले को उठाएगा। रीज़न है जैसे मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप हमसे पहलवान निकले और आपने हमको उठा के पटक दिया, तो आप पहलवान होंगे तो हमको उठा पाएंगे, और अगर आप नहीं पहलवान होंगे तो हम आपको उठा देंगे। तो सिंपल सा है, जो प्लेट मजबूत होगी वो दूसरे को होल्ड करेगी। एक बात ये भी समझिएगा, कुछ ऐसे जो प्लेट मजबूत होती हैं उनका क्षेपण होता है, और जो प्लेट हल्की होती हैं उनमें मोल्डिंग होता है। तो मोल्डिंग से बनने वाली आकृति पर्वत और पठार कहलाए, और जो प्लेटें अंदर की ओर धंसने पर उनका जो आगे वाला सिरा है, ताप और दाब बढ़ने पर वो लिक्विड फॉर्म में हो गई, तरल के तौर पर हो गई, और आगे चल कर के वो मैग्मा के रूप में बाहर आती हैं। वहीं पे हमें ज्वालामुखी घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। यही रीज़न है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं, और यही वो रीज़न है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। ये मैंने बनाया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब देखिएगा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका में रॉकी। ये पूरा आपका यूरेशियन प्लेट है, सॉरी ये आपका भारतीय वाला प्लेट है, ठीक है, और ये आपका यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों के टकराने से हमारे यहाँ का हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यहीं पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा,
यहीं पर आपको हिंदू कुश पर्वत, इस वाले रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में हिंदू कुश पर्वत, ऊपर पामीर का पठार और जस्ट बगल में आपको कुनलुन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये वाला जो पूरा रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर में है। यहीं पे विश्व के सारे नवीन वलित पर्वत भी स्थित हैं और इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलता है। तो अब बातें आपकी क्लियर हो गई। जहाँ भी हल्की प्लेट होगी उनमें मोल्डिंग होगा और मोल्डिंग होने से उनमें एक प्रकार से वलन आएगा। तो इस समय जितने भी नवीन पर्वत हैं वो सब कैसे हैं? वलित पर्वत हैं, क्योंकि दो प्लेटों के टकराने से एक नई प्लेट में जो ओवरऑल प्लेट थी उनका क्षेपण और हल्की प्लेट में मोल्डिंग हुआ है। यही रीज़न है कि विश्व में जहाँ जहाँ आपको पहाड़ पर्वत देखने को मिलते हैं वहीं के आसपास क्षेत्रों में आपको ज्वालामुखी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। यही रीज़न है कि विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिमालय एक बार समझाने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे आपको हिमालय समझा देता हूँ, या ये इस इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ। ये इमेज बना हुआ है, इससे मैं आपको हिमालय समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारा हिमालय वाला रीजन है, पूरा हिमालय पर्वतमाला। यहाँ पर हमें 3 सीक्वेंस में देखने को मिलती है। एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। ये 3 प्रकार से हमें देखने को मिलती है। जो आउटर वाला रीजन्स है, जो आउटर में सबसे ज़्यादा बाहर है, इसे हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है? और ट्रांस हिमालय वाला जो हमारा रीजन है, उस ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है? तो काराकोरम आता है, लद्दाख और जास्कर आता है। ये काराकोरम, लद्दाख और यहीं पे जास्कर भी होगा। क्लियर? ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जस्ट जब हम नीचे वाले सीरीज में आते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद में हम इसे बोलते हैं बृहद हिमालय। ये है हमारा बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन करता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन, IST, इंडो सांगपो सचर जोन Z। ठीक है? इन्हें अलग करने का काम करता है। आगे हम लोग इसको भी देख लेंगे कि IT, ये इंडो सांगपो सचर जोन क्या होता है और कैसे एक दूसरे को ये अलग करते हैं। इसी के बाद में जब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको इंडो सांगपो सचर जोन देखने को मिलता है। नीचे जब हम आते हैं तो इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपके नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है। मतलब भारत क्या या विश्व के जितनी भी सबसे ऊंची चोटी हैं, लगभग 5 से 6 चोटियाँ, ये सब के सब आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसी को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। और ये कैसे एक दूसरे से अलग होता है? तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। क्लियर है? इसके बाद है आपका लघु हिमालय। और लघु हिमालय की अगर मैं बात करूं तो लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय किससे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होता है, या मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। क्लियर? इनसे ये अलग होता है। तो ओवरऑल काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर जब आप नीचे आएंगे तो कौन आएगा? उसमें आपको कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नचमा बरवा, ये सब देखने को मिल जाएंगे। फिर और जब आप नीचे आते हैं लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में आपको पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टीबा और महाभारत वाली सीरीज देखने को मिल जाती है। फिर शिवालिक हिमालय में आते हैं तो शिवालिक हिमालय में लगभग ये दून और द्वारा टाइप का कहा जाता है और यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी मानी जाती है। तो ये ओवरऑल हमारा हिमालय का कैसे से हो गया? इस लेवल पे हुआ है, ऊर्ध्वाधर लेवल पे। अब हिमालय इस रीजन में के साथ में हम हिमालय का कुछ इस प्रकार से भी क्लासिफिकेशन करते हैं, नदियों के आधार पर इस प्रकार से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हम नदियों का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिंधु से लेकर और सतलज तक को हम पंजाब हिमालय के या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर सतलज से और काली को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर? वहीं पे अगर मैं फिर बात करूं काली से और तीस्ता नदी को, तो हम इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड देन फिर हम इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये हिमालय का कुछ इस प्रकार से वितरण हुआ है और इसका हिमालय का कुछ इस प्रकार से वितरण हुआ है।
क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने यहाँ भी आपको समझाया है कि 1 2 3 4 कैसे है। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके देखते आगे हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर। सो हिमालय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये टाइटिस सागर में जमे मलबों से हुआ है। वहीं हिमालय का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। अगर मैं अभी प्रादेशिक जहाँ विस्तार मैंने आपको बताया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये मैंने आपको बताया है। जहाँ पे पंजाब हिमालय आपको 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, इसी के साथ में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और असम हिमालय 750 किलोमीटर देखने को मिलता है। ये किन नदियों के बीच में विस्तार है ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ और भी हिमालय के बारे में, तो कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय पर्वत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में है? तो ये कुमाऊं में है। फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय या फिर आप उत्तराखंड जानते हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग नेपाल हिमालय में है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जब आप हिमालय उत्तर से लेके और पूरब की ओर चलते हैं तो हिमालय की चौड़ाई में कमी आती है और ऊंचाई में वृद्धि होती है। कहने का सेंस, यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा होगी और यहाँ हिमालय की चौड़ाई कम होगी। ठीक है, ये हो गई चौड़ाई, मतलब उत्तर से और पूर्व की ओर आएंगे तो आपको चौड़ाई कम मिलेगी। वहीं पे अगर आप ऊंचाई को लेकर के आएंगे तो हिमालय की ऊंचाई यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसे जैसे हिमालय की चौड़ाई कम होगी वहाँ धीरे धीरे ऊंचाई हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा मोटी होंगी, चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी, उसमें मोल्डिंग उतना ही कम होगा, और जो चीज़ जितनी पतली होगी उसमें मोल्डिंग उतना ही अच्छा होगा। यही रीज़न है कि हिमालय उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जब हम देखते हैं तो ये आगे चल के कुछ इस प्रकार का यू टर्न मारती है। ठीक, और इसी यू टर्न में ओवरऑल हमारा ब्रह्मपुत्र नदी इसी के मार्ग को फॉलो करता है। क्लियर। तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा वाला भाग है वो नेपाल हिमालय में है, और हिमालय का जो सबसे चौड़ा वाला भाग है वो आपको पंजाब हिमालय तक देखने को मिलेगा। तो हिमालय में जब आप उत्तर से पूरब की ओर आएंगे तो चौड़ाई में कमी होगी, और अगर आप उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे तो ऊंचाई में वृद्धि होगी। ये मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी। क्लियर। इसी के साथ में पश्चिमी भाग में आपको जैव विविधता अधिक मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको हिमालय के आसपास मिलेगी। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन आप पढ़ते हैं ये किसने किया था? तो सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। भारत में जो अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में ये कुछ उसके फैक्ट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हमारा आता है ट्रांस हिमालय, जो ओवरऑल अभी मैंने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय को हम तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आता है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। क्लियर। मैंने आपको यहीं पे बताया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोशी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस कई बार पूछा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। क्लियर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। वहीं पे उच्च एशिया की रीढ़ किसे कही जाती है? तो काराकोरम सीरीज में कही जाती है। काराकोरम सीरीज को कहा जाता है। वहीं काराकोरम सीरीज किसके पश्चिम में? तो पश्चिम में आपको पामीर का पठार देखने को मिलेगा, मैंने आपको जस्ट बताया था। क्लियर। काराकोरम के पूर्व में आपको कैलाश सीरीज देखने को मिलेगी। अगर मैं मैप पे भी थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए काराकोरम है, ये यहाँ पे आपको कैलाश देखने को मिलेगा। काराकोरम से जस्ट पश्चिम में आपको पामीर का पठार देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का हिंदुकुश, और नेपाल में म्यांमार तक ये आपको क्या देखने को मिलेगा? चाइना में खासकर कुनलुन सीरीज है। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इंडो सांगपो सचर जोन के माध्यम से इंडो सांगपो सचर जोन से एक तरीके से डिटरमाइन होता है। मैंने आपको ये ऊपर बताने की कोशिश की थी यहाँ पे। क्लियर। वहीं पे
ट्रांस हिमालय किन श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी गुजरती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंधु नदी है ट्रांस हिमालय में, ये जास्कर और लद्दाख से होकर गुजरती है। अक्साई चीन किस श्रेणी में है? तो ये लद्दाख वाले रीजन में है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है राकापोसी। क्लियर, दिस इज़ द राकापोसी। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंगा पर्वत है। भारत की सबसे गहरी गार्ज कौन सी है? तो लद्दाख सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है बुंजी। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जानते हैं? तो कृष्णा गिरी पर्वत के नाम से जानते हो। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम महान हिमालय की बात करें तो हिमाद्री के नाम से हम महान हिमालय को अपने जानते हैं। ठीक है, महान हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के और नचमा बरवा तक है, या मैं यूँ कहूँ तो नंगा पर्वत से लेकर और नचना बरवा तक है। ये यहाँ पे देखिएगा, ये है नंगा पर्वत, जहाँ पे ये मैं रेड कर रहा हूँ नंगा पर्वत, और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है नचना बरवा। ठीक है, नचमा बरवा, नमचा बरवा करके है। महान हिमालय लघु हिमालय किस संरचना में द्वारा अलग होती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, मैंने ऊपर आपको बताया है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है? जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो यह हिमालय में है। महान हिमालय वलय की जो प्रकृति वो असीमित है। बृहद हिमालय का जो तीव्र ढाल है ये कैसा है? उत्तर से मंद और दक्षिण में तीव्र होने का जो मुख्य कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पे बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय काट कर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा और अलकनंदा या गंगा नदी। ये कमीशन कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से अनुवर्ती नदी कौन सी है और पूर्ववर्ती नदी कौन है? तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी भी चोटी हैं वो आपको बताया गया है। देखिए, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि लगभग यहाँ तक ये विश्व की सबसे ऊंची ऊंची टॉप चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा देवी, नंदा देवी और नचमा बरवा। ये कहाँ कहाँ पर है आप देख लीजिएगा। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटियों में सबसे पूर्व में कौन है? कंचनजंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे। अब आते हैं हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय की मैं बात करूं तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है कौन सा? लघु हिमालय है। ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है आपका बृहद हिमालय, ये है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, देन आपका शिवालिक है। तो लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? वो है आपका पीर पंजाल। ये याद रखिएगा। लघु शिवालिक कौन सी श्रेणी सबसे चौड़ी है? तो लघु शिवालिक सबसे चौड़ी है, या लघु हिमालय सबसे चौड़ा है। अटल टनल, ये याद रखिएगा, जो अटल टनल है ये कहाँ पर है? पीर पंजाल सीरीज में है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप किस क्या बना है? ये करेवा का बना है, और ये केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लघु हिमालय श्रेणी किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे महाभारत सीरीज या हिमालय सीरीज के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय कहाँ पर है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। इन दोनों के बीचों में आपको क्या देखने को मिलता है? तो बृहद हिमालय और आपको पीर पंजाल के मध्य में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर क्षेत्रीय विभाजन, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी आपका उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी आपका नेपाल में है। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो धौलाधार है। मैपिंग आप ऊपर देख लीजिएगा जो मैं आपको बताया हूँ। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल सीरीज में स्थित है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार सीरीज से जितने भी दर्रे हैं वो दर्रे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। क्लियर? शिमला नगर किस पर्वत सीरीज में है? तो ये धौलाधार श्रेणी में है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं, ये कहाँ पर है? सामान्यतः ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में इन्हें मर्ग
या बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इसे प्यार भी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जो पर्यटन वाले प्लेस हैं जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, रानीखेत, ये सब के सब शिवालिक सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 3700 से लेकर और 4500 मीटर तक है। काठमांडू घाटी ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में ये स्थित है। वहीं पे मेन बाउंड्री फॉल्ट ये मध्य हिमालय और शिवालिक सीरीज के बीच में आपको देखने को मिलेगा या उसके द्वारा ये अलग होती हैं। अब हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में। ये हिमालय की सबसे बाहरी सीरीज है, सबसे लास्ट में है, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्लियर। हिमालय की नवीनतम सीरीज है शिवालिक सीरीज। हिमालय का सबसे ज़्यादा जो अपर्दन से बना है वो शिवालिक बना हुआ है। हिमालय की शिवालिक की जो सबसे ऊंची सीरीज वो कितनी है? वो लगभग 900 से और 1200 मीटर तक हमें देखने को मिलता है। शिवालिक की उत्पत्ति तो अवसादों का निक्षेपण एवं उनमें वलन के कारण हुआ है। निक्षेपण का मतलब वही कि गंगा और गंगा के साथ ही में जो नदियों के द्वारा लाया गया मलबा है, उन मलबों में वलन के परिणाम स्वरूप शिवालिक का निर्माण हुआ है। जैसे तैथिस सागर के मलबों के बाद में जो एरिया था, उन एरियो में वलन हुआ या उनमें मोल्डिंग हुआ। मोल्डिंग से हिमालय पर्वत हम आज देख रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद में ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि निचले भाग को हम तराई कहते हैं। ठीक है, तराई है, भावर है, ये चीज़ों में हमें आगे भी देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तर मैदान से अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF अलग करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से हमारा उत्तर का मैदान शुरू होता है और यहीं से हमारा हिमालय ख़त्म होता है। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में जो एक प्रकार की घाटी या एक पूरा मैदान देखने को मिलता है घास का, उन्हें दून या द्वार कहा जाता है। ठीक। अगर हिमालय पर्वत का में स्थित जो सामांत दरार है या भ्रंश है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें इंडो सांकपो सचर जोन देखने को मिलता है, फिर दक्षिण तिब्बती बिलगन प्रणाली, उसके बाद में फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलता है, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलता है, फिर मेन फ्रंटियल थ्रस्ट देखने को मिलता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा हिमालय का जो पूर्वी उत्तर पूर्वी वाला भाग है, इसे देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा मैप पे देख लीजिए, मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक है, ओके। ये हमारा पूर्वी हिमालय है। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा नचमा बरवा है, तो उधर नंगा पर्वत से लेकर के और नचमा बरवा तक हमारा हिमालय देखा जाता है। इसी के साथ में आपको ये सांगपो नदी देखने को मिलेगा, जो आगे चल के हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा के नाम से दिहांग नदी और इसके बाद में लोहित के साथ मिलते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पे गारो, खासी और जयंतिया की सीरीज भी है। हिमालय की जो इस सीरीज में घूमा है, इसे हम पटकाई बूम, नागा श्रेणी और मीजो श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपको कुछ और जैसे डाफला श्री देखने को मिलेगा, बूमला देखने को मिलेगा, जलप्पा, नाथुला जलप्पा, ये क्या है? ये पासेस हैं। हम आगे चल के पासेस को देखेंगे। ये है आपका कंचनजंगा, ये है आपका एवरेस्ट और ये है आपका मकालू। क्लियर। तो ये कुछ पूरा रीजन किस में हमें देखने को मिलता है? पूर्वी हिमालय में मिलेगा। अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। क्लियर। हाँ, इतने पे हमारा काम चल जाएगा। क्लियर। तो हिमालय का जो सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। मतलब सिंधु नदी से ले करके, ठीक है, इंडस से ले करके और ब्रह्मपुत्र नदी तक भारत की सीमा का ये जलीय विभाजक माना जाता है। क्लियर। और पर्वतों में कौन सा है? तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक। ठीक। पूर्वी हिमालय में किस प्रकार की खेती होती? तो यहाँ झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। मिकिर पर्वत श्रेणी ये किस राज्य में है? तो ये मेरे दोस्त असम राज्य में है। क्लियर। आगे अब ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि डाफला सीरीज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मेरी अरुणाचल प्रदेश में, ओवोर अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही में नागालैंड में है, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बरेल ये असम, नागालैंड और मणिपुर में है। साथ ही में अगर मैं मिकिर की बात करूं
तो मिकिर आपको असम में देखने को मिलेगा, गारो, खासी, जयंती आपको ये तीनों के तीनों मेघालय में देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे किसको, ग्लेशियर को लेके। तो भारत का या हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन है, 76.64 किलोमीटर है। ठीक, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो ये काराकोरम सीरीज में है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्लेशियर्स को लेकर के बात करूँ तो आपके लिए बियाफो इम्पॉर्टेंट है, फिर हिस्पर इम्पॉर्टेंट है, ससाइनी इम्पॉर्टेंट है। ससाइनी का एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है ये, सब के सब ये काराकोरम में, और ये है आपका सियाचिन, ये 76 किलोमीटर में फैला हुआ है, और सब के सब कहाँ पे है, काराकोरम में। फिर आपका बाल्टोरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, 58 किलोमीटर काराकोरम में है। फिर चोंगो लुम्गा, ये काराकोरम में है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक सोना पानी इम्पॉर्टेंट है, ये कश्मीर में 11 किलोमीटर है। गंगोत्री आपको पता है, मिलाम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कुमायूं और उत्तराखंड में है। चोराबाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। 12 सिगरी, ये हिमाचल प्रदेश में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 12 सिगरी, चोराबाड़ी, मिलाम, सोनापानी, चोलोलुंगा, बोल्टोरे, और कहाँ पे गया, मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, एक आपको सियाचिन, ससाइनी और बियाफो और हिस्पर, ये आपको याद रखना है, ये हमसे गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, ये हमारा हिमालय वाला रीजन था। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीयों पहाड़ियों को लेकर के। तो ओवरऑल हमने हिमालय से संबंधित मुख्य चीज़ों को देख लिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख दर्रा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रमुख दर्रा। क्लियर, जिससे कि आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। सो प्रमुख दर्रों में वो कौन कौन से दर्रे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रमुख दर्रों में चाहे वो उत्तर भारत के दर्रे हों या दक्षिण भारत के दर्रे हों, वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, बुर्जला, ठीक, ये आपको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख दूं वरना आपको दिखेगा नहीं। ठीक, ठीक है, बुर्जला हो गया, पीर पंजाल, पीर पंजाल, काराकोरम, और इसी के साथ में जोजिला। ठीक है। देन आपको फिर कहाँ पे मिलेगा, बनिहाल, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है ये भी। हाँ, एक चीज़ देखिएगा कि अब जम्मू और कश्मीर दो है और एक लद्दाख है, तो इन चीज़ों को भी एक बार आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, वाडालाचा और सीप किला। रोहतांग, वाडालाचा और सीप किला, ये तीन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, यूके की, तो यूके में कौन कौन सा है, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, और एक है थांगला। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, अभी भी जगह है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, फिर हमारा आता है सिक्किम, तो सिक्किम में कौन कौन सा है, नाथुला और ज़ैलप्पा। इसके बाद में हमारा है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है, बोमडिला,
यांगयाप, बोमडिला, यांगयाप, और एक आपको देखने को मिलेगा पांग, हाँ पांगसांग भी है शायद। एक बार पांगसांग आप थोड़ा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि पांगसांग है या नहीं है, ठीक है। देन आपको क्या मिलेगा, दक्षिण भारत में 2 मिलेगा, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में 2 मिलेगा, एक है थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में मिलेंगे, और एक है आपका पाल घाट, ठीक, पाल घाट, ये तीनों आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ईजिली ये देखने को मिल जाए, या तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, मैं पेन ही कर दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद में फिर ये सिक्किम में है, सिक्किम में नाथुला और ज़ेलप्पा है। देन हमारा यूके यानी उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपो लेक और थांगला। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, वाड़ा लाचा और सीप किला। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर में बुर्जला, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो हम लोगों ने एक ही जगह पे देख लिया है, क्लियर, जिससे कि आपको जो इजी हो याद करने में वो आसान हो जाएगा, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। वहीं पे अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से दक्षिण की ओर देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वहीं पे अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे अभी मैंने रिकॉल हो गया, तो मैं बता दूं, देखो कहीं जगह है लिखने को, यहाँ पे जगह है, देखिएगा। अगर एकांगुआ, जैसे अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ पर्वत पे, ठीक, अजोल, ओजल, डल, सेलोड, ठीक। वहीं पे अगर मैं नॉर्थ यूएसए की बात करूं तो माउंट डेनली, शायद आपको ये ना दिखे, तो माउंट डेनली है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं किसका, यूरोप का, तो यूरोप का एल्ब्रूज, अल्ब्रूज, ठीक। अब क्या बच रहा है, साउथ अफ्रीका का, एक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का किलिमंजारो, किलिमंजारो, साउथ अफ्रीका का किलिमंजारो, और इंडिया का हिमालय मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पुंचक जाया, पुंचक जाया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप कभी भी मिस ना करें, ठीक। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट को, ठीक है। तो जितनी चीज़ें फैक्ट वाली थी वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अरावली सीरीज़ में। अरावली सीरीज जो सबसे उत्पत्ति का है ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत का प्राचीनतम सीरीज कौन सा है, वो अरावली है। इसकी मुख्य श्रेणी राजस्थान में है। रेसिड्यूल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत अरावली, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश टर्म ही पूछ लेता है, तो इसे रेसिड्यूल या अवशिष्ट पर्वत अरावली को बोलते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से हुआ, तो ये 800 किलोमीटर है, दिल्ली से और गुजरात तक का मिलता है, हमें देखने को मिलता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है। जैनियों का प्रसिद्ध
जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? तो ये आबू पर है, माउंट आबू बोलते हैं या आबू भी लिखा हुआ है, ठीक। कुंभलगढ़ शिखर ये अरावली पर है। गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट आबू है। और अरावली के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो बनास नदी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मैं कौन सा अब पेन यूज़ करूँ? मैं ग्रीन ले लेता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फैक्ट है बनास नदी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल एक तरीके से मैप है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पक्का कोशिश करूँगा, जिससे कि आप एक पेज पे तो दिख जाए। अगर दिख गया तो वेल एंड गुड है। ये एक पेज पे अब आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप जिससे कि आप इजीली देख पाएँ। क्लियर? ये देखिएगा, ये है हमारा, मैं लिखते भी चल रहा हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा पामीर का पठार, मैं रेड पेन ले लूँ। ये है हमारा पामीर का पठार, ये है हिंदू कुश, ये है कुनलुन। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको देखेंगे ये काराकोरम, यहीं पे केटू है। ये है आपका लद्दाख, जास्कर और कैलाश सीरीज है, ठीक है। इसी के साथ ही में और आप नीचे आएंगे तो ये शिवालिक वाला मिलेगा, कामेंग पर्वत है। ये पंचनद आपकी है, सतलज है, सिंधु, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। ये 5 नदियों को मिला के पंचनद कहा जाता है। इसी के साथ में ये लूनी नदी यहाँ पर है। ये गंगा या यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है। ये आपका एवरेस्ट है, ये आपका मकालू, ये कंचनजंगा, ये धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा देवी, ये नंदा देवी, कामेंग। और इसी के साथ में और आप आएंगे तो ये गारो, खासी, जैंतिया, नागा, पटकाई बूम, मेजो सरीज और ये नामचा बरवा। क्लियर? इन चीज़ों पे अब जब आप थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर आएंगे तो ये अरावली है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे विंध्याचल सरीज, छोटा नागपुर, मालवा का पठार, मैं इसको ऐसे लिख कर दे रहा हूँ, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कैमूर श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, बाघेल खंड, छोटा नागपुर का पठार। इसी के जस्ट बाद में महादेव, ये याद रखिएगा, अरावली नंबर 1, विंध्य नंबर 2, सतपुड़ा नंबर 3 और महादेव नंबर 4, अजंता नंबर 5। ये याद रखिएगा। या कुछ इस तरीके से विंध्याचल सीरीज, कैमूर सीरीज, मैकाला सीरीज या मैकाल, उसके बाद में बघेलखंड वाला और छोटा नागपुर का पठार और गारो, खासी, जयंतिया। इस सीक्वेंस में भी आप याद रखिएगा और इस सीक्वेंस में भी याद रखिएगा, ठीक। यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वाले पूरे क्षेत्र को जो हमारा तटवर्तीय क्षेत्र है इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ये वाला तट हमारा मालाबार तट के नाम से कहलाता है। इसी के जस्ट ऊपर हम इस वाले रीजन्स को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। क्लियर? इस वाले को हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। देन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली देख सकते हैं। अब हम विंध्याचल से क्या कहते हैं, विंध्यन सीरीज की बात करते हैं। विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ तक हमें देखने को मिलता है? तो गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलता है। इसकी सामान्य ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 450 से लेकर और 600 मीटर तक मिलता है। विंध्याचल अत्यधिक, मतलब मैं यूँ कहूँ तो सबसे ज़्यादा पुरानी एवं घर्षित मोड़दार पर्वत है। विंध्य पर्वत गुजरात के जोबट हिल और बिहार के कैमूर हिल तक देखने को मिलता है। इसी रीजन में हमें विंध्याचल श्रेणी और मालवा का पठार दक्षिण में स्थित मिलता है। विंध्याचल, अगर मैं पर्वत सीरीज की बात करूं किन पहाड़ियों में, तो विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगी। किन 2 नदियों में? तो टोंस नदी और सोन नदियों के मध्य में मिलेगा। दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो इसके उत्तर में, मतलब उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में हमें दक्कन का पठार देखने को मिलता है। मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन के उत्तर में है तो विंध्य है, और कौन सी पर्वत श्रेणी विंध्य के दक्षिण में है तो दक्कन है। क्लियर? पारसनाथ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी सब विंध्याचल सीरीज में मिलता है और प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक के तौर पर हम इसे जानते हैं। अब अगर मैं सतपुड़ा की बात करूं जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो सतपुड़ा को हम राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी, मतलब हम सतपुड़ा सीरीज को इन 3 भागों में डिवाइड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है ये।
अब सतपुड़ा सीरीज का अगर मैं पश्चिम से पूर्व की विस्तार देखूं तो ये रतनपुर से अमरकंटक तक है। इसकी कुल लगभग औसत ऊंचाई कितनी है तो 770 मीटर है। पर्वत श्रृंखलाओं में नर्मदा एवं ताप्ती इन दोनों के मध्य में कौन है तो ये सतपुड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है तो महादेव पर्वत पर स्थित है, 1350 मीटर। क्लियर। पंचमढ़ी शिखर ये कहाँ है तो ये महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। और महाकाल सीरीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है। अगर मैं सतपुड़ा सीरीज में पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हूँ तो हमें बड़वानी की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी देखने को मिलेगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी और छोटा नागपुर वाला रीजन, ये दोनों आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं सतपुड़ा रेंज में तो सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है और यह किससे बना है तो ग्रेनाइट एवं बैसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य यह एक जल विभाजक का काम करता है। क्लियर यहाँ तक। अब दक्षिण भारत की अगर मैं प्रमुख पर्वत एवं मतलब एक तरीके से दक्षिण भारत की पर्वत और पहाड़ियों की मैं बात करूं तो मैप में अगर मैं आपको थोड़ा सा स्विच करूं तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई, अनायमुंडी, नल्लामाला और यहाँ पे सतमाला सीरीज, अजंता सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और पलानी की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ स्थित हैं तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। एक बात और याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का कौन काम करता है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ करती हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में कौन स्थित है, तमिलनाडु स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं तो नीलगिरी पे मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये माकुली है। क्लियर, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आपका अनाईमुंडी है। ये कई बार आरओ एंड ARO में भी पूछा गया है। अनाईमुंडी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है तो ये अन्नामलाई पर्वत का भाग है। कोडाइकनाल ये कहाँ पर है, ये पलानी की पहाड़ियों में स्थित है। वहीं पे अगर आप भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी तो जो आपका तिरुमल्ला की पहाड़ी है उसे जाना जाता है। चंदन के वृक्षों के लिए या चंदन के वनों के लिए मलयगिरी की पहाड़ियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वहीं पे दक्षिण के भारत में कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों में कार्डेमम वही जो इलायची की पहाड़ी से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मैं हैशटैग कर दे रहा हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम आते हैं पश्चिमी घाट पे, फिर पूर्वी घाट पे, और ओवरऑल हमारा यहाँ पे ये दक्षिण का भारत का पठार ये इतना कवर हो नहीं पाएगा, बट हाँ ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि कितना हमारा कवर हो जाए। पश्चिमी घाट तक हम कवर कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक हमें देखने को पश्चिमी घाट मिल जाता है। पश्चिमी घाट आप ऐसे समझिए, ये तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा ओवरऑल क्या है, वेस्टर्न घाट है। और ये वाला हमारा कितना क्या है तो ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है। और दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह महाबलेश्वर है। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री का विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश माना जाता है। वहीं पश्चिमी घाट को पर्वत उत्तर और दक्षिण दो रूपों में डिवाइड करते हैं। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से हुआ है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी
केंद्रमुख है, इसका दूसरा नाम पुष्पगिरी है। वहीं महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम का ढाल कैसा, बहुत ज़्यादा तीव्र योम खड़ा है, और पश्चिमी घाट पर्वत पूर्व की तरफ मंद योम बहुत सीढ़ी नुमा है, बहुत ज़्यादा ढाल नहीं है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम, ये तो सबसे लास्ट में है, ये याद रखिएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली नदी कौन सी है, सॉरी पहाड़ कौन सा है, तो वो नीलगिरी है। ठीक, पश्चिमी घाट पर्वत भरनसोद पर्वत या ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। इसका निर्माण अरब सागर में अव संवलन के कारण हुआ है। ठीक, पश्चिमी घाट पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं, एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। देखिए, जब नदियाँ समुद्र में तीव्र एवं खड़ी ढाल के साथ गिरती हैं तो एस्च्यूरी कहलाती हैं, और जब नदियाँ विभिन्न प्रकार से मलबों का जमाव करते हुए आगे बढ़ती हैं और एक संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा वाला क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है अन्य की अपेक्षा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता से मानी जाती है। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। क्लियर, अब हम ठीक है, अब हम अपना पूर्वी घाट कवर करेंगे क्लास नंबर 3 में। क्लियर, तो यहाँ तक ओवरऑल हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे लाइक और शेयर भले ना करें बट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।